मालूम किया कौन थी वो औरत? हाँ साहब, करीबी गांव की हेल्थ वर्कर थी। पक्की नौकरी नहीं है, चंद रोजा पोलियो मुहिम के लिए आरजी तौर पर 300 रुपया योमिया के हिसाब से औरतें और लड़कियां काम करती हैं। ये भी उनमें से एक थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए तफसील बताई। अच्छा, और शोहर क्या करता है इसका? ड्राइवर इस अल्तफात पर खिला जा रहा था कि आज पहली बार उसका साहिब चलो और रुको से हटकर बात कर रहा था। साहिब उसका शोहर था तो जागीरदार आदमी, लेकिन शादी के कुछ माह बाद ही छोड़ चुका था। उसे हवेली से निकाली गई तो माँ बाप के पास भी न गई। जाने क्यों न गई। अब तो एक बेटा भी है, समझदार है, इसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ से हम अभी निकले। ड्राइवर गांव की अंदरूनी गलियों के मोड़ एहतियात से काटते हुए बोला। फिर रहती किसके पास है? सिगरेट के जलने पर उसे अपने दिल के जलने का गुमान गुजरा। साहब, सुना है हवेली वालों की सताई हुई जिंदगी से बेजार एक बुढ़िया ने हवेली वालों को ललकारते हुए उसे अपनी खोली में पनाह दी थी। बुढ़िया तो चंद साल बाद चल बसी। अब वहाँ एक कच्चा पक्का मकान है और वो अपने बेटे के साथ वहाँ रहती है। घर में कुछ काम काज करती है, उसी पे गुजर औकात है उसकी। ओह अच्छा अच्छा। ड्राइवर का कम गो साहब अपने चेहरे के तासुरात छुपाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन उसकी एक आम हेल्थ वर्कर में इस कदर दिलचस्पी उसके दिल की बात आया करने को काफी थी। साहब, आप हुक्म करे तो उसे पैसे से क्या नहीं मिलता। ड्राइवर ने आंखें चमकाते हुए अपने साहब को दांत तलब नजरों से देखा। अपना मुंह बंद रखो और हद में रहो। माफी साहब। गाड़ी इस हेल्थ वर्कर के इलाके से निकल चुकी थी जहां वो सारी कायनात से बेखबर अपना टारगेट पूरा करने में जुटी हुई थी। आधे घंटे बाद ही वो घर से ऑफिस पहुंचा है। हाल में ही उसकी तकरीरी शोबा तालीम में आला ओहदे पर हुई है। उसकी जिंदगी हर लिहाज से काबिल रश्क है। खूबसूरत बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, पढ़ी लिखी बेगम। कौन सोच सकता था कि उसे माजी में इस हेल्थ वर्कर ने ठुकराया होगा, जो आज एक छोटे से कस्बे की प्राइमरी स्कूल में पोलियो के कतरे पिलाती पाई गई है। बिंदिया और वो बचपन से ही मंसूब थे। 5 साल बड़ा था वो उससे। आपस में करीबी रिश्तेदार थे, शायद चचा जात या खाला जात कजन, या फिर दोनों एक ही घर में बचपन से अहद जवानी को पहुंचे। फिदा ही तो था इस पर, हालांकि बला की अना परस्त और मगरूर थी। जब आंखों को छोड़ के हाथों से बोलती तो वो शेर व शायरी से प्यार करने वाला लड़का इन बोलते हाथों को मुस्कुराते हुए देखे जाता। हजारों अशार उसके जहन में ताज़ा हो जाते। उसके हाथ थे भी तो बहुत खूबसूरत। उसकी दाएं हथेली पर बचपन में खेल खेल में उसे चोट लग गई थी, जिस पर चोट खाने वाले से ज्यादा चोट लगाने वाला रवैया था। वो जख्म बढ़ने के बाद दाएं हथेली की पुश्त पे आधे चांद की मानिंद दायरे की सूरत उभर कर अब्दी तौर पर अपनी निशानी दे चुका था। वो हमेशा सोचता था, जब ये हाथ शरण मेरा हो जाएगा तो मैं इस 7वीं के आधे अंधे चांद को अपनी मोहब्बत के 14वें के पूरे और रोशन चांद में बदल दूंगा। इसे यूनिवर्सिटी से पास आउट किए 1 साल गुजरा था। वो मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करता रहता था। मुकाबले के इम्तिहानात की तैयारी और कामयाबी उसके वसल की जामिन होनी थी, लेकिन हो ना सकी। बिंदिया यूनिवर्सिटी के पहले ही साल में एक जागीरदार क्लास फेलो के लिए संजीदा हो गई। घर वालों के कोर्ट में फैसला रखा और बुरी तरह हारी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत देने वाले नए रोशन ख्याल वालिदैन इस बात पर बरहम हो गए। उसकी सहेलियां भी उसके मंगेतर और उसकी मोहब्बत से अच्छी तरह वाकिफ थी। इनको समझाने पर इनको दुश्मन और हासिद करार देकर इनसे दूर हो गई। यहाँ तक कि एक अजीज सहेली जो कि रिश्तेदार भी थी, इससे भरे कैंटीन में कह दिया कि अगर तुम्हें मेरे मंगेतर का इतना ही ख्याल है तो जाओ तुम ही कर लो उससे शादी। खुद पर हंसते सारे चेहरे देखकर उसकी वो अजीज दोस्त रोती हुई वहां से चली गई थी। 15 साल पहले वो आखिरी बार उसके पास आई थी, उसके रूबरू। मैं तुम्हारे साथ शादी कभी नहीं करूंगी, समझाती क्यों नहीं सबको। इस खूबसूरत आंखों से नफरत झांक रही थी। उसके नथने फूल और पिचक रहे थे। उसकी चांद हथेली दूसरे हाथ में जकड़ी हुई थी। यार, तुम्हारे जैसी खूबसूरत प्यारी परी मुझे कहाँ मिलेगी। इस औबाश जागीरदार के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स के फोटो स्टैपल करते हुए एक उदास मुस्कुराहट के साथ जाने उसने इस पर तंज किया था या अपना मजाक उड़ाया था। खबरदार, उसके खिलाफ में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। चांद हथेली की उंगली उसकी ओर तनी हुई थी। कमरे की दीवारों ने तहीर से ये मंजर देखा जब इसने उसकी चांद हथेली थाम के उंगली नीचे कर दी। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, ये मेरा महबूब शायर कहता है। सोहरे हाय मुबारक हो तुम्हें। खुदा करे मुझे कहीं भी कभी भी नजर ना आओ, और अगर नजर आ भी जाओ तो बहुत ही खुशो खरम नजर आओ।
اب جاؤ اور پھر ایسی کی کہ کسی کو نظر نہ آئی۔ وہ کہہ رہا ہے آج اسے ایک معمولی ہیلتھ ورکر کے روپ میں دیکھ آیا ہے، ایک چھوٹے قصبے کے چھوٹے سے پرائمری اسکول کے وزٹ کے دوران جیسے ہی وہ اور اس کے ماتحت اور اسکول کا متنظم مچھلی مارکیٹ بنی چھوٹے بچوں کی کلاس میں داخل ہوئے، 2 عورتیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی تھی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور دوسری ایک روتے بسورتے بچے کے منہ میں پولیو کے قطرے ٹپکا رہی تھی کہ اچانک اس نے وہ چاند ہتھیلی دیکھ لی اور پھر اسی اسکول میں بیٹھا رہا جب تک مکمل معلومات حاصل نہ کر لی۔ جب سے لوٹا ہے منتشر ہے، کچھ یاد نہیں اسے اس کے سوا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک ہی بیٹا ہے اس کا، سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، شوہر نے بھی دوسری شادی کر لی ہے، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا ہے اس نے۔ میں خود کو کہتے سن رہی ہوں آپ شادی کر لیں اسے، میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہہ رہا ہے تم جانتی ہو نا مجھے اسے محبت نہیں ہے، وہ رشتہ دار ہے، میری خون اپنی جانب کھینچتا ہے، تبھی میں اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہوں۔ محبت ماضی کا حصہ اور قصہ تھی، اب کہاں ہے میرے پاس محبت کے لیے وقت؟ میں مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی بولیں گے۔ کمال ہے، اس نے نظریں چرا لی ہیں، کیا محبت جھوٹ بولنا سکھا دیتی ہے؟ میں بندیا کی وہی دوست ہوں جسے اس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں میرے مگتر کا اتنا ہی خیال ہے تو جاؤ تم ہی کرو اس سے شادی۔ دور کی رشتہ داری تو تھی ہی، اور پھر لڑکی ہونے کے باوجود میں نے خود ہی اسے شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ ناکامیوں سے کامیابی تک کا سفر بے شک اس نے میرے ساتھ طے کیا ہے، لیکن سوچوں، خواہشوں اور خوابوں کے سفر میں کبھی اس کی ہم سفر نہیں رہی۔ میں جانتی ہوں وہ آج بھی اس کے خوابوں میں بستا ہے۔